हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है खाद्य संसाधन। और ये चैप्टर सिर्फ पौधे से रिलेटेड है। इसका एक और चैप्टर है जो पशु से रिलेटेड है, उसका भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ये जो सीरीज चल रहा है बच्चों, वो भारती भुवन बुक से चल रहा है। यहाँ पे भारती भुवन बुक का चैप्टर नंबर 5 है बायोलॉजी में। इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो इस चैनल पे अपलोड हो रहा है, वो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को करते हैं, समझते हुए आंसर राइटिंग करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है, जिसमें कहा है कि मनुष्य को परपोषी क्यों कहा जाता है। देखिए ये सारे प्रश्न आपके सामने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि मनुष्य को परपोषी क्यों कहा जाता है। तो हमने उत्तर में बहुत अच्छे से लिखा है कि मनुष्य अपने शरीर के भीतर भोजन का उत्पादन नहीं करता, न हम करते हैं न आप करते हैं, ये चीज़ तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये भोजन का उत्पादन नहीं कर सकता है। और ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि मनुष्य के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता है वो नहीं होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता जिसमें होती है वही भोजन स्वयं बनाता है और अपने अंदर जो भी क्रियाएं होती है उन सबको करता है। तो मनुष्य के अंदर ऐसा क्षमता नहीं होता है, और इन सभी के कारण मनुष्य को परपोषी कहा जाता है। तो आप लोग इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसमें कहता है, देखिए यहाँ पे, दाल, अनाज, सब्जियों और फलों से हमें क्या मिलता है। देखिए दाल से हम लोगों को प्रोटीन मिलता है, और वो कौन सी दाल आप लोग खाते भी होंगे, मसूर के दाल, ठीक है। इससे क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। अनाज यानी कि गेहूँ, चावल, ये सब जो खाते हैं इससे हम लोग को क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सब्जियों और फल से हम लोगों को क्या मिलता है? विटामिन और खनिज लवण मिलता है। तो ये चीज़ आप इस प्रश्न का ये चीज़ आप लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो आप जब इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता हुआ होगा कि हरित क्रांति जो हुआ था वो फसलों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए हुआ था। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। हमारी जो जनसंख्या है ज़्यादा बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है, और उन सबों को अन्न चाहिए, भोजन चाहिए। और भोजन कैसे प्राप्त होगा? जमीन तो उतना ही है ना, रबड़ तो नहीं कि उसको बढ़ा दोगे। तो जमीन उतना ही पर भोजन को ज़्यादा उपजाने के लिए एक क्रांति हुई थी, और उस क्रांति का नाम दिया गया था हरित क्रांति, ठीक है। और हरित क्रांति फसलों से संबंधित था, फसलों के उत्पादन में वृद्धि लाने से संबंधित था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहाँ पे कि किस प्रकार के फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। किस प्रकार के फसलों को खरीफ फसल कहते हैं, एक क्वेश्चन है। तो हमने लिखा है कि वैसा फसल जिन्हें हम वर्षा ऋतु कहने का मतलब बारिश के दिनों में उसको हम लोग क्या करते हैं? उगाते हैं या रोपते हैं। और बारिश के सीजन कब आता है? जून जुलाई में आता है, ठीक है। और उसे काट लेते हैं कब? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। यानी कौन से ऋतु में काटते हैं इसको? अगर ऋतु आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे? सर्द ऋतु, ठीक है। सर्द ऋतु में इसे क्या कर लेते हैं हम लोग? काट लेते हैं। तो ऐसे फसल को हम लोग खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जिसमें देखिए कहा है आपसे कि संकर फसल किसे कहते हैं। संकर फसल किसे कहते हैं? तो हमने लिखा है कि पादप संकरण के फलस्वरूप। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पादप संकरण होता क्या है। तो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद के लिए बता देते हैं कि पादप संकरण वो होता है जिसमें एक वैसा पौधा के बीज रहेगा जिसमें उसकी गुणवत्ता कम हो, और एक ऐसा पौधा के बीज रहेगा जिसमें गुणवत्ता अधिक हो। उन दोनों को क्या किया जाता है? एक मिश्रित करके एक नए पौधा का विकसित किया जाता है, उसी को पादप संकरण बोला जाता है, ठीक है। आगे इसमें क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको दे देंगे, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो कहता है कि पादप संकरण के फलस्वरूप विकसित नवीन समुन्नत, यहाँ पे हो जाएगा, समुन्नत फसल की किस्म को संकरण फसल कहते हैं। कौन सा फसल कहते हैं? संकर फसल कहते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नोट कर लेना था। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पादप प्रजनन की परिभाषा लिखिए। पादप प्रजनन की क्या परिभाषा है? तो हमने लिखा है कि फसलों के समुन्नत प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को पादप प्रजनन कहते हैं। पादप प्रजनन किसे कहेंगे? जिसमें समुन्नत प्रजाति जो फसल के हैं उनमें सुधार किया गया हो, और सुधार करने की जो प्रक्रिया है उस विज्ञान को पादप प्रजनन कहा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कहता है हरे पादपों को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है? तो आप पढ़े होंगे इस चैप्टर में, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें कुछ ऐसे पादप पोषक तत्व होते हैं जो अपने वृद्धि के लिए पेड़ पौधा खुद से अर्जित कर लेते हैं, और कुछ को हम लोगों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जैसे उर्वरक वगैरह हम लोग देते हैं, उर्वरक में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो ये सब हम लोगों के द्वारा दिया जाता है। ऐसे इसकी कुल टोटल जो संख्या है वो 16 इसकी जरूरत होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहता है, देखिए यहाँ पे सूक्ष्म पोषक क्या है? सूक्ष्म पोषक क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि वैसे पोषक तत्व जिनका जरूरत केवल अल्प मात्रा कहने का मतलब कम हो, ठीक है, कम में उसका काम चल जाता हो, तो ऐसे जो पोषक तत्व होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिख भी दिया है, कौन कौन सा? लोहा, तांबा, जास्ता, ब्रॉन, ये सभी वैसे पोषक तत्व होते हैं जो बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में जरूरत होती है। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है खाद के अनुप्रयोग से मृदा को क्या प्राप्त होता है? तो हमने लिखा है कि खाद के अनुप्रयोग से मृदा को ह्यूमस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ह्यूमस प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्राकृतिक उर्वरक के अनुप्रयोग में होने वाले 2 समस्याओं के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक जो अनुप्रयोग है उसमें 2 समस्या ये होता है, फर्स्ट में कि आपको उर्वरक की मात्रा है वो अधिक लगेगा, जैसे जहाँ 1 किलो लगना था, ठीक है, वहाँ 5 kg लगेगा। ठीक है, जहाँ 1 kg लगना था वहाँ कितना लगेगा? 5 kg लगेगा। तो ये प्राकृतिक उर्वरक के अनुप्रयोग से होता है। ठीक है, और दूसरा बात ये होता है कि इसमें जो विशिष्ट पोषक तत्व है वो नहीं रहता है, बहुत कम रहता है, और इसलिए हमको फिर कृत्रिम उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये सारे जो कमी है वो प्राकृतिक उर्वरक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 सोल्यूशन करवा दिए। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, देखिए यहाँ पे कि वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग किया जाता है? तो देखिए वर्मी जो कंपोस्ट होता है उसमें केचुआ, आम भाषा में इसको हम लोग चेरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये केचुआ का उपयोग किया जाता है वर्मी कंपोस्ट में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस प्रकार की खेती से एक से ज़्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है? एक से ज़्यादा फसल कहने का मतलब क्या होता है कि एक ही ज़मीन पर, ठीक है, एक ही ज़मीन पर आप गेहूँ रोप दीजिए, ठीक है, उसी में आप सरसों रोप दीजिए, ठीक है, उसी में और आप कुछ रोप सकते हैं जो उससे रिलेटेड हो। क्या होता है ना कि गेहूँ तो ऊपर की ओर निकल जाता है, सरसों भी ऊपर की ओर निकल जाता है, तो नीचे आप बादाम की भी खेती कर सकते हैं या कोई और भी चीज़ की खेती कर सकते हैं जो उसके नीचे वाले पोर्शन पे रह जाए। ठीक है, तो ऐसे खेती को हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। जो अगला क्वेश्चन है देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कहता है किसी एक प्रकार की मिश्रित खेती का नाम लिखिए। तो हमने एग्जाम्पल में दे दिया है गेहूं और सरसों की खेती, आप दोनों को कर सकते हैं, गेहूं और सरसों की खेती को, और इस खेती का नाम मिश्रित खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहता है कि मिश्रित फसल उत्पादन के एक महत्व का उल्लेख कीजिए। यानी हम लोग जो मिश्रित खेती करते हैं इसका क्या महत्व है? तो देखिए हमने लिखा भी है कि इस प्रकार का फसल उत्पादन में एक ही भूखंड पर
दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन साथ साथ किया जा सकता है, जिसका मुख्य रूप से वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में लाभकर सिद्ध होता है। अब इसको हम आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए, वैसा इलाका जिसमें जहाँ पर पानी या वर्षा कम होता है, मान लो कि कुछ ही समय में वर्षा वहाँ पे होता है, तो वो आने वाले जो वर्षा के टाइम है उसमें ही वो एक से ज़्यादा फसल को उगा सकता है। कहने का मतलब गेहूं भी उगा सकता है, सरसों भी उगा सकता है, और उसके अंदर अगर किनारे किनारे चाहे तो मटर का भी पौधा लगा सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्रक्रिया होते हैं मिश्रित फसल के, और इनके महत्व होते हैं कि एक से ज़्यादा फसल उत्पादन हो जाता है और किसानों को बहुत ज़्यादा इससे फायदा मिल जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहता है कि पीड़क क्या है। पीड़क क्या है, तो हम आपको बता दें कि पीड़क वो चीज़ होता है जो समस्त रोगाणुओं को मिलाकर के बनता है। समस्त रोगाणुओं को सम्मिलित जो रूप होता है उसको पीड़क या पेस्ट कहते हैं। जैसे कि कीट, जीवाणु, कवक, खरपतवार, ये सभी क्या हैं? पीड़क है। ठीक है, तो आप पीड़क समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कीट पीड़क का नाम बताइए। तो इसका नाम हमने यहाँ पे बता दिया है, DDT। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यहाँ पे, खरपतवार क्या है। तो हमने लिखा है, वैसे अवांछित पौधे जो उगाए जाने वाले पौधों के साथ, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, लिख लेना। ठीक है, पौधों के साथ स्वतः उग जाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। कहने का इसका मतलब है कि जब आप किसी फसल का उत्पादन करते हैं तो आप तो किसी अन्य पदार्थ का बीज नहीं बोएंगे। जैसा मान लीजिए आप सरसों बो रहे हैं, तो सरसों के साथ आप बथुआ तो नहीं बोएंगे। ठीक है, और ये बथुआ अपने से जम जाता है, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? खरपतवार। इसको क्या कहेंगे? खरपतवार। तो वही खरपतवार आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि खरपतवार नाशी क्या है। खरपतवार जो नाशी होता है वो खरपतवार को बर्बाद कर देता है, यानी खरपतवारों का विनाश करने वाले रसायन को हम लोग क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी दो आम खरपतवारों के नाम लिखिए। तो आम कहने का मतलब क्या है? जिसको हम लोग आसानी से जानते हैं, गांव देहात में आसानी से इसको समझ सकते हैं। जो गांव में रहने वाले बच्चा है वो भी समझ ले, और जो शहर में रहने वाला बच्चा वो भी समझ ले। तो आम जो होता है उसमें है, एक आपका बथुआ है और सेकंड में मोथा है। ये दोनों चीज़ आप बहुत अच्छे से देखे होंगे अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे। तो ये दोनों क्या है? तो खरपतवार है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए, क्वेश्चन 20 कहता है कि रोगाणु पौधों में किन माध्यमों द्वारा प्रविष्ट करते हैं। रोगाणु जो हैं, रोगाणु कहने का मतलब जो रोग के कारण होते हैं वो किस रूप से पेड़ पौधों में पहुंचते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताया कि रोगाणु पौधों में मिट्टी के द्वारा पहुंचते हैं। ठीक है, मिट्टी कहने का मतलब उसके जड़ के द्वारा। जब मिट्टी में उसका जड़ रहेगा तो वो जड़ से ही खनिज लवण को अवशोषित करेगा ना, तो क्या करता है? वो उसके साथ चला जाता है। ठीक है, पानी के साथ करता है और हवा के द्वारा करता है। तीनों चीज़ के द्वारा ये क्या करते हैं? रोगाणु प्रविष्ट कर जाते हैं। किसमें? तो पेड़ पौधों में, और उनको क्या करते हैं? रोग ग्रसित कर देते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 21 कहता है, पीड़कनाशी का काम क्या है। यानी पीड़कनाशी का कार्य क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हमने लिखा है, पीड़कनाशी का कार्य पेड़ पौधों को कीटों, सूक्ष्म जीवों तथा कवकों से सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, वो क्या करता है पीड़कनाशी की जितना भी कीट, सूक्ष्म जीव और भी जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन सबको मार देता है और फसल को वो सुरक्षा प्रदान कर देता है। ठीक है, ये पीड़कनाशी का काम होता है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भंडारण में अनाजों को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं दो अजैविक कारकों के नाम लिखिए। तो एक अजैविक कारक क्या है? नमी है, और दूसरा का क्या है? तापमान है। ये दोनों क्या करता है? भंडारण के समय हानि पहुंचाता है। जैसे आप नमी में आप किसी अनाज को रख दिए तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो
उसमें क्या होगा, कीड़ा मकोड़ा लग जाएगा। अगर तापमान कम है, अगर तापमान ज़्यादा आपने सुखाया तुरंत उसको पैक करके रख दिया, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका अनाज क्या हो जाएगा, भंडारण में वो उसमें कीड़ा लग जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कारण हैं। फिर उसके बाद कहता है कि भंडारण के दौरान अनाजों को हानि पहुंचाने वाले दो जैविक, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, अगला वाला जो प्रश्न था, ऊपर वाला प्रश्न, इसमें बोला था अजैविक, लेकिन इसमें क्या बोला है, जैविक। तो अजैविक में हो जाएगा नमी और तापमान, और जैविक में हो जाएगा सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव और कीट। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिख लेना है। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहता है कि धूमन किसे कहते हैं। तो हमने लिखा है कि धूमन वह प्रक्रिया होता है जिसमें विशिष्ट रसायनों का छिड़काव किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धूमन। जैसे कि पाउडर वगैरह का छिड़काव किया जाता है, रसायन का छिड़काव किया जाता है, जैसे दवाई वगैरह के देखो ना छींटते, तो वो सब क्या है, वो सब करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग धूमन बोलते हैं। ठीक है, और ये भी धूमन है। एक और तरीका भी है धूमन के, जैसे आपने किसी चीज़ में, या मान लो गांव देहात में उसको बोलते हैं कोठी, या उसको बोलते हैं मिट्टी का जो बना होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, अनाज रखते हैं। तो अनाज रखने के उपरांत उसमें क्या कर देते हैं कि उसमें दवाई डाल देते हैं। तो दवाई डालने का भी जो पद्धति होता है ना, वो क्या होता है, धूमन ही होता है। तो इस चीज़ को आप समझ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। क्वेश्चन 25 कहता है कि भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयास से दूध के उत्पादन में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं। यानी क्या है इसमें कि वैज्ञानिकों ने एक पद्धति लाया या एक प्रक्रिया लाया था, एक आंदोलन किया था। ठीक है, और वो किस चीज़ को उत्पादन में लाया था, वो दूध के उत्पादन में। तो अब दिमाग में तुम्हारा चल रहा होगा कि सर दूध का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, उसमें वृद्धि कैसे होगा। तो देखो उसके लिए क्या किया गया, हाइब्रिड वगैरह गाय भैंस लाया गया। जैसे कहने का मतलब देसी विदेशी करके नस्ल लाया गया। आपने सुना होगा ना नाम जर्सी। आगे वाला चैप्टर में हम आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा से समझाने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आप थोड़ा सा इसको समझिए जो चीज़ बोल रहे हैं उसको। ठीक है, तो वही दूध के उत्पादन के क्षेत्र में जो वृद्धि किया गया, वो दूध कैसा था, व्हाइट था, मतलब उजला था। तो उजला था तो इसीलिए उसका नाम क्या कर दिया गया, श्वेत क्रांति। कौन सा क्रांति, श्वेत क्रांति, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि दालों के सेवन से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है। तो दालों के सेवन से जब हम लोग दाल खाते हैं तो उससे हम लोगों को प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ पे लिख देना है कि प्रोटीन मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस किस प्रकार का पोषक है। यानी आप जब पढ़े होंगे इस चैप्टर को तो आपको दो चीज़ पढ़ाया गया होगा, एक आपका बृहद पोषक पढ़ाया गया होगा और एक सूक्ष्म पोषक पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो एक बृहद पोषक में क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होना चाहिए, तो ये बृहद पोषक के अंतर्गत फास्फोरस आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें कहता है गेहूं किस प्रकार का फसल है। तो आप गेहूं को कौन से महीना में रोपते हैं, कौन से महीना में रोपते हैं। इस समय जब गेहूं की बुआई होती है बच्चों, तो इस समय मसूर का होता है, आप ऐसे याद रखना। अब मसूर का होता है, चना का होता है, तो ये समय जो होता है ना वो रबी फसल के समय होता है। कौन सा फसल, रबी, तो इसलिए रबी फसल हो गया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि गाजर घास किस प्रकार का पौधा है। तो देखिए गाजर घास क्या है, ये खरपतवार है, ये किसी काम का नहीं होता है। हम लोग इससे कोई फायदा, इससे हम लोगों को मिलने वाला नहीं है, नहीं किसान को मिलता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया खरपतवार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें देखिए कहता है कि 2,4-D का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो देखिए 2,4-D इसका पूरा नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको पढ़ाया गया होगा, और नहीं तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़ाने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम इसको निचोड़ करके आपके सामने लाएंगे। तो ये 2,4-D का प्रयोग जो किया गया है ना, वो खरपतवार को नियंत्रण, खरपतवार क्या होता है ये चीज़ आपको हमने ऊपर ही बता दिया। तो खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए, जैसे कि बथुआ वगैरह हो गया, मोथा वगैरह हो गया, फिर उसके बाद एक और होता है अमरलता वगैरह, अमरबेल जो जिसका नाम होता है, उन सब को हटाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कहता है कि ऐच्छिक गुणों के वाहक DNA खंड को एक पौधे से दूसरे पौधों में
प्रतिरोपित कर किस प्रकार के पौधे विकसित किए जाते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि एक पौधा के गुण दूसरे पौधे में डाला जाता है, ठीक है। एक पौधा के गुण दूसरे पौधे में क्या किया जाता है, प्रतिरोपित किया जाता है। तो इसको बोलते हैं अंतरावंशीय। क्या बोलते हैं इसको, अंतरावंशीय पौधा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है यहाँ पे किस प्रकार की खेती में रासायनिक उर्वरकों जैसे कि पीड़कनाशी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो वो कार्बनिक खेती होता है, ठीक है। वो कौन सा खेती होता है, कार्बनिक होता है। इसमें कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा, चाहे खाद हो, चाहे दवाई हो, चाहे और भी कोई रसायन हो, उसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आइए, क्वेश्चन नंबर 33 और 34, यही दो क्वेश्चन है अब बचा हुआ। देखिए 33 में क्या कहता है कि सल्फर किस प्रकार का पोषक है। तो सल्फर कैसा पोषक है, तो बृहत पोषक है। फिर उसके बाद कहता है 34 नंबर क्वेश्चन में कि खेतों से खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखो खरपतवार जब हटाएंगे तो इसको निराई बोलते हैं, गांव देहात में इसको सोहनी भी बोलते हैं, ठीक है। और यही सोहनी का काम निराई है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस चैप्टर का आंसर कर लिए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में अगले चैप्टर्स को लेकर के। और इस चैप्टर का जितना भी लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय, सबका आंसर आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, आप जाके देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।